जय हिंद फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक में हुए प्रमुख नियुक्तियों के बारे में, अर्थात जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं देश विदेश में उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, पहले प्रश्न शुरू करते हैं। जून 2025 में दक्षिण कोरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ली जे मयांग। ली जे मयांग जून 2025 में जो दक्षिण कोरिया में जो चुनाव हुए उसमें ली जे मयांग ने उसमें जीत हासिल की। 3 जून को एग्जिट पोल से पता चला कि ली जे मयांग को सबसे ज्यादा 51.7% वोट मिले, इसलिए उन्हें चुनाव जीतने और सू यू के ओले के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बनने का अनुमान है। ठीक है, तो ये है हमारे नए प्रेसिडेंट ली जे मयांग। दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये चाइना से सटा हुआ देश है। आप देख सकते हैं मैप में, ये नॉर्थ कोरिया यहाँ पे हो गया और ये साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, इधर देख सकते हैं सी ऑफ जापान हो गया, येलो सागर जो येलो सी है दोस्तों, यहाँ पे कोरियन बे है। इस तरह से आप देख सकते हैं रसिया का भी बॉर्डर यहाँ नॉर्थ कोरिया से लगता है। तो अब देखते हैं दक्षिण कोरिया के बारे में। राजधानी इसका सियोल है। राष्ट्रपति अभी आप देख रहे हैं ली जे मयांग। मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन और ये एशिया महाद्वीप में ये देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जून 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में किसे चुना गया? तो एना लेना बेयरबॉक। एना लेना बेयरबॉक, राइट, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जर्मनी के एना लेना बेयरबॉक यूएन महासभा के 80वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एलानेना बेयरबॉक यूएन महासभा के 80वें यहाँ के महासचिव हैं। ठीक है, अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। जब यूनाइटेड नेशन की बात है तो यूनाइटेड नेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद की गई थी 1945 में। ठीक है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, परमानेंट देश होते हैं, स्थायी सदस्य, जिसमें चीन है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम्स है और यूनाइटेड स्टेट है। इन 5 देशों के पास वीटो की शक्ति प्राप्त है। आप जैसा कि जानते हैं भारत इसमें हमेशा सुधार की मांग कर रहा है और अपने लिए एक परमानेंट मेंबर की सीट की चाहत रखता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन डे जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसे पहनाया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इस बार मिस वर्ल्ड का आयोजन भारत में किया गया था। तो इसका सही आंसर है ओपेल सुचता चुआंगसरी। ओपेल सुचता चुआंगसरी। मिस वर्ल्ड विनर थाईलैंड की ओपेल चुस्ता ने पहला मिस वर्ल्ड 2025 का ताज मिस वर्ल्ड 2025 जीता है। हैदराबाद में चल रहे 72वें मिस वर्ल्ड कंपटीशन को जीतकर थाईलैंड की ओपेल चुस्ता चुआंगसरी ने मिस 2025 का ताज अपने नाम कर लिया मिस वर्ल्ड का। तो आप ये देख सकते हैं मिस वर्ल्ड का ताज पहनने वाली ओपेल चुस्ता। और इसका आयोजन जो है हैदराबाद में हुआ, तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे? तो अभी इनका पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में हो गया विजय बिश्नोई का। इससे पहले ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के जज थे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में उनका कार्यकाल 23 मार्च 2030 तक रहेगा। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई पदोन्नति से पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। उनका मूल रूप से उच्च न्यायालय राजस्थान है। सुप्रीम कोर्ट में उनका कार्यकाल 25 मार्च 2029 तक रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करें हम हाई कोर्ट की, तो टोटल 25 हाई कोर्ट इंडिया में है, अर्थात उच्च न्यायालय टोटल 25 है। अच्छा, सबसे पहले स्थापित होने वाला उच्च न्यायालय है कलकत्ता हाई कोर्ट, जो 1 जुलाई 1862 को स्थापित किया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है सबसे बड़ा है भारत में। हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ा है। यहाँ पे जजों के सैंक्शन स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा है, अर्थात सबसे ज्यादा जज यहीं पे मिलेंगे आपको, और इसका वर्किंग स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे नए अभी जो हाई कोर्ट बने हैं उसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट है। ये इनकी स्थापना जो है जनवरी 1, 2019 को हुई है। तो सबसे पुराना कलकत्ता हाई कोर्ट है
और सबसे नया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट है। और टोटल भारत में पूछा जाए तो 25 हाई कोर्ट है और इलाहाबाद उसमें सबसे बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? आप देखिए, निकूशोर डैन रोमानिया के राष्ट्रपति बने हैं, निकूशोर डैन। तो निर्दलीय उम्मीदवार निकूशोर डैन ने रोमानिया के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं ये रोमानिया के राष्ट्रपति है निकूशोर डैन। अच्छा, रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है और ये यूरोप महाद्वीप में है। आप देख सकते हैं मैप में, ये रोमानिया रहा, इसकी राजधानी बुखारेस्ट रहा और ये ब्लैक सी अर्थात काला सागर के पास है। ये काला सागर के बाउंड्री को टच करता है। यूक्रेन जो चर्चा में है उसका बाउंड्री भी इससे लगता है। इसके साथ ही हंगरी, साइबेरिया, बुल्गारिया, इन देशों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। तो निकूशोर डैन रोमानिया के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ मई 2025 तक कौन है? तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं BVR सुब्रमण्यम है, BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष, और इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी, ये उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और सीईओ है BR सुब्रमण्यम। ये दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, सीईओ और उपाध्यक्ष। तो सीईओ है BR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे? तो अमिताभ कांत। भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित अपेक्षाकृत एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। नीति आयोग के पहले कौन सा विभाग था? योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग को बनाया गया। नीति आयोग कई महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, ये रिपोर्ट्स एग्जाम्स में आते रहते हैं इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। जैसे सतत विकास इंडिया इंडेक्स, SDG इंडेक्स जिसको बोलते हैं, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, डिजिटल परिवर्तन सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ये सारे जो इंडेक्स है महत्वपूर्ण इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, कभी कभी प्रश्न यह आता है कि नीति आयोग से पहले अर्थात नीति आयोग से पहले की संस्थान कौन थी? तो योजना आयोग थी। ठीक है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2025 तक सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं लॉरेंस बोंग। लॉरेंस बोंग सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग है जिन्होंने 15 मई 2024 को पदभार संभाला। सिंगापुर की राजधानी जो है सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की मुद्रा जो है सिंगापुर डॉलर, SGD बोलते हैं, SGD सिंगापुर डॉलर। इनको आप देख सकते हैं लॉरेंस बोंग को। नेक्स्ट, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार बी। यूपीएससी के नए चेयरमैन बने डॉक्टर अजय कुमार। आप जानते हैं यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। आर्टिकल 315 से लेकर 323 में इसके बारे में चर्चा की गई है। इसकी बनावट कैसी होगी, इसको क्या क्या शक्तियां मिलेगी, ये क्या क्या काम करेंगे, इस तरह की सारी शक्तियां जो है आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक में शामिल किया गया है। ठीक है, तो अभी चेयरमैन बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। नेक्स्ट, मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 52। तो 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई। ठीक है, न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, अनुच्छेद 124(1) के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो प्रोविजन है उसके अनुसार एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, अर्थात कौन सुप्रीम कोर्ट के मतलब न्यायाधीश बन सकता है? तो पहला इसमें है कि जो व्यक्ति 7 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो, सर्व एज जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, माफ कीजिएगा, जिसने 5 साल तक हाई कोर्ट में जज की भूमिका निभाई हो वो बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज। अथवा जिसने
एडवोकेट के रूप में किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक कार्य किया हो तो वो भी चयन किया जा सकता है। तो अगर जो हाई कोर्ट में जज रहे हो तो 5 साल, और अगर जो एडवोकेट रहे हो किसी हाई कोर्ट में तो 10 साल। ठीक है। अच्छा, जज 65 साल के उम्र तक सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर नहीं होंगे, अर्थात इनके रिटायरिंग का एज है 65 ईयर। आर्टिकल 124 से 147 में जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में प्रोविजन किया गया है। तो ये मुख्य बिंदु है। ठीक है। मई 2025 में कनाडा के विदेश मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अब ये क्वेश्चन क्यों आया, विदेश मंत्री है कनाडा के, फिर भी इस प्रश्न का जिक्र यहाँ क्यों किया गया है? तो आंसर है अनीता आनंद। अनीता आनंद भारतीय मूल की है जो कनाडा में विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये प्रश्न जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। देखते हैं, अनीता आनंद कनाडा की नई विदेश मंत्री नियुक्त की गई है। कैबिनेट में फेरबदल में मनिंदर सिंधु को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग दिया गया है। एक और भारतीय कनाडा के मंत्रालय में शामिल हुए हैं, मनिंदर सिंधु। तो दोनों नाम में से कोई भी एक पूछा जा सकता है। जहां अनीता आनंद को विदेश मंत्रालय दिया गया है, वहीं मनिंदर सिंधु को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग दिया गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। कनाडा की बात करें तो राजधानी ओटावा है, वहां पे राजा होते हैं जो किंग चार्ल्स द्वितीय है अभी, और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी है। ये आप देख सकते हैं अनीता आनंद को। ठीक है। मैप में बात करें तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का भाग है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग है, और ये यूनाइटेड स्टेट के ऊपर में जस्ट ये कनाडा है। ठीक है। कनाडा इसलिए भी चर्चा में है कि अभी G7 का यहाँ पे मीटिंग होने वाला है कनानास्किस में। G7 की मीटिंग जो है कनाडा में इस बार आयोजित होनी है जून महीने में, तो आप ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, मई 2025 में जर्मनी के नए चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? तो जर्मनी का चांसलर के रूप में किसे चुना गया है? फेडरिक मर्ज को चुना गया है। आंसर है सी, फेडरिक मर्ज। आप देखिए, जर्मनी के नए चांसलर फेडरिक मर्ज। ठीक है। अच्छा, जर्मनी की बात करें तो इसकी राजधानी बर्लिन है, चांसलर जो है फेडरिक मर्ज हैं। महाद्वीप यूरोप में आता है ये, और राष्ट्रपति वहां पे अभी हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर, बट इंपॉर्टेंट है वहां के चांसलर, तो फेडरिक मर्ज वहां के नए चांसलर बने हैं। एंजेला मर्केल पहले रहा करती थी, बहुत दिनों तक रही, उनके स्थान पर अब आ गए हैं फेडरिक मर्ज। अब देखते हैं जर्मनी का लोकेशन देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जर्मनी, ये यूरोप में आता है, और जर्मनी के बगल में फ्रांस है, इटली है, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, तो इस तरह से है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल किसने जीता? तो एंथनी अल्बनीज ने जो है रिकॉर्ड तरीके से दूसरी बार इन्होंने प्रधानमंत्री का पद जीत लिया है। नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में एक व्यक्ति 2 बार प्रधानमंत्री नहीं जीत पाता है, बट एंथनी अल्बनीज ने यह कारनामा कर दिखाया है। तो इनके बारे में जानते हैं। मई 2025 में एंथनी अल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में अपना ऐतिहासिक दूसरा कार्यकाल जीता है, जो 21 सालों में पहली बार लगातार 2 कार्यकाल जीतने वाले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो राजधानी इसकी कैनबरा है। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग है। ठीक है। भारत के दक्षिण दिशा में ये पड़ता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो इसलिए हमने कुछ रेगिस्तानों का यहाँ जिक्र किया है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट। ये अगर जो रेगिस्तान की चर्चा आए तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। ग्रेट विक्टोरिया का रेगिस्तान, ग्रेट सैंडी का रेगिस्तान, सिम्पसन का रेगिस्तान और गिब्सन का रेगिस्तान, और ये है हमारे एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज महोदय। नेक्स्ट, मई 2025 में राजस्व विभाग के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्व सचिव के रूप में अरविंद श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ठीक है। श्री अरविंद श्रीवास्तव ने राजस्व वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव का पदभार संभाला है। तो ये हो गए अरविंद श्रीवास्तव। ठीक है। आगे 30 अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित उत्तरी सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में किसे पदभार संभाला है? उत्तरी कमान, बहुत से कमान है जिसमें उत्तरी कमान की चर्चा की गई है। तो लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, उधमपुर स्थित उत्तरी कमान, सेना को उत्तरी कमान का ये कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाले हैं जनरल प्रतीक शर्मा। आप देखिए,
30 अप्रैल 2025 को उधमपुर स्थित सेना कमान के नए कमांडर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने पदभार संभाला है। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचिंदर कुमार के स्थान पर स्थान लिया है, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे थे। अब देखते हैं, भारतीय सेना के कुल 7 कमांड होते हैं, जिनमें 6 ऑपरेशनल कमांड है और 1 ट्रेनिंग कमांड होते हैं। ठीक है, तो इनको जो पदभार मिला है ये उत्तरी सेना के कमांड का पदभार मिला है। तो उत्तरी सेना का मुख्यालय उधमपुर में है और जम्मू एवं कश्मीर। पश्चिमी कमान की बात करें तो चंडीगढ़, पूर्वी कमान की बात करें तो कोलकाता, दक्षिणी कमान पुणे, मध्य कमान लखनऊ, दक्षिण पश्चिम कमान जयपुर और सेना प्रशिक्षण कमान शिमला। ठीक है, आगे 2025 के आम चुनाव के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्क कॉर्नी ने वहां का चुनाव जीत लिया है। देखते हैं 2025 के आम चुनाव के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मार्क कॉर्नी। अप्रैल 2025 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो जानते हैं जेडी वेंस। ये अपनी पत्नी के साथ आए थे, जिनका नाम है उषा वेंस, जो भारतीय मूल के हैं, इसलिए इस प्रश्न को मैंने लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति महामहिम श्री जेडी वेंस ने 21 से 24 अप्रैल 2025 तक आधिकारिक रूप से भारत पर यात्रा की। इन्हीं के यात्रा के समय ही पहलगाम का हमला किया गया था। ठीक है, अप्रैल 2025 तक आईएमडी के महानिदेशक कौन हैं? तो आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। ठीक है, भारत मौसम विभाग आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा को जोखिम न्यूनीकरण 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है दोस्तों, जो आईएमडी को मिला है, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार। कभी कभी प्रश्न ये पूछ दिया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र का सासाकावा पुरस्कार किस चीज से संबंधित है? तो किस चीज से संबंधित है? आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। ठीक है, इक्वाडोर के 2025 का राष्ट्रपति किसने जीता? तो इक्वाडोर के किसने जीता? डैनियल नोबोवा ने। डैनियल नोबोवा, देखते हैं हम लोग। इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबोवा ने फिर से चुनाव जीत लिया है। ये रहे नोबोवा। राजधानी इक्वाडोर की बात करें तो क्यूटो, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और राष्ट्रपति अभी जैसा हमने पढ़ा डेनियल नोबोवो। और किस महाद्वीप में आता है? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इक्वाडोर है। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका का पूरा महाद्वीप है, इसमें इक्वाडोर यहाँ पे एक देश है जो नॉर्थ अमेरिका के आसपास ही है। ठीक है, अगला, अप्रैल 2025 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरव गांगुली को फिर से नियुक्त किया गया है। सौरव गांगुली को आईसीसी की पुरुष क्रिकेट समिति का फिर से अध्यक्ष चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद विश्व भर में क्रिकेट की प्रतियोगिताओं का नियंत्रण और नियामन संस्था है। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी। तो आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात। स्थापना की तारीख 15 जून 1909 है, जैसा हमने बताया। अभी जो आईसीसी की बात करें तो चेयरमैन, जो इसके अध्यक्ष हैं, जय शाह हैं। चेयरमैन जय शाह हैं, जिन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है, जो 1 दिसंबर 2024 को हट गए अपने पद से और जय शाह ने उनका पदभार ग्रहण किया। जय शाह जो है बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी हैं, तो इनके बारे में याद रखना है कि आईसीसी का चेयरमैन अभी जय शाह है और बीसीसीआई का सेक्रेटरी भी जय शाह है। ठीक है, किस देश ने 2025 से 2027 के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है। बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिमस्टेक की स्थापना जो है 6 जून 1997 को की गई थी और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा की गई थी। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि बैंकॉक डिक्लेरेशन से कौन सी संस्थान का गठन किया गया था? तो बिमस्टेक का गठन बैंकॉक डिक्लेरेशन से किया गया था। इसमें 7 देश हैं वर्तमान में, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। बिमस्टेक का हेडक्वार्टर जो है बांग्लादेश में आता है, ढाका में। तो बिमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। अब मैप से भी हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से देश बिमस्टेक में शामिल है। सारे बे ऑफ बंगाल के देश शामिल है, सिर्फ नेपाल को छोड़ दिया जाए तो एक हो गया हमारा भारत, प्यारा भारत, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान,
चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठा थाईलैंड और सातवां श्रीलंका। तो आप मैप से भी याद करने का कोशिश करें तो आपको देश का लोकेशन भी याद रहेगा और कौन कौन सा देश इसमें शामिल है वो भी आप देखिए। बे ऑफ बंगाल के चारों तरफ का देश इसमें शामिल है, सिर्फ एक नेपाल को आप छोड़ सकते हैं। नेपाल के लिए भी बे ऑफ बंगाल में जाना बहुत जरूरी है और भूटान के लिए, ठीक है। अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? पूनम गुप्ता को, डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 8 में आरबीआई में अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान है, जिसमें एक पूनम गुप्ता जी हुए। इसके अलावा भी और 3 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं, टोटल 4। डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार के पास डिप्टी गवर्नर को किसी भी समय बर्खास्त करने की शक्ति होती है। आप जानते हैं एक गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था का भी नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये सबसे मेन क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अंतर्गत इस बैंक को स्थापित किया गया था अंग्रेजों के समय में, ठीक है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं, ठीक है। ये रही हमारी पूनम गुप्ता जो डिप्टी गवर्नर बनी है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सार्ली बोचवे, याद रहेगा, सार्ली बोचवे, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में सार्ली अरियोकर बोचवे ने पदभार ग्रहण किया है। वे घाना के राजनीतिज्ञ हैं और पहली अफ्रीकी महिला है जो इस पद पर पहुंची हैं। याद रखिएगा ये घाना की हैं। द कॉमनवेल्थ नेशन इज वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ 56 इंडिपेंडेंट एंड इक्वल कंट्रीज, अर्थात कॉमनवेल्थ जो है 56 देशों का समूह है जिसपे कभी ना कभी ब्रिटेन का उस पर शासन रहा है। ऐसे 56 देश हैं और इन्होंने मिलकर एक कॉमनवेल्थ नेशन राष्ट्रमंडल का स्थापना किया है। भारत भी उसमें शामिल है। इसका मुख्यालय लंदन में है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लंदन। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1931 को और इसमें कोई दबाव नहीं है, जो देश शामिल होना चाहते हैं रह सकते हैं। जैसे भारत अभी भी कॉमनवेल्थ के शामिल है, इसमें भारत चाहे तो आज की डेट में हट सकता है इससे। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को अमेरिका में किस संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया? तो इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के लिए नियुक्ति मिली है जय भट्टाचार्य को, ठीक है। भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निर्देशक नियुक्त किया गया, अर्थात डायरेक्टर बने हैं वहां के। अमेरिकी सीनेट ने उन्हें इस पद के लिए नियुक्ति करने की पुष्टि की है, ठीक है। अच्छा, अमेरिका की बात करें तो 2-3 पद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक होते हैं डिफेंस सेक्रेटरी, यहाँ थोड़ा सा एस छूट गया है, डिफेंस सेक्रेटरी अर्थात रक्षा मंत्री जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही वहां पे डिफेंस सेक्रेटरी होते हैं। उनका नाम है पीट हेक्सेथ, ठीक है, पीट हेस्केथ। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, ठीक है, मार्को रूबियो। ये हमारे भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जय भट्टाचार्य। राजीव गौबा को हाल ही में मार्च 2025 में नियुक्त किया गया। किस पद पे राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में, ठीक है। ये आप काफी चर्चा में रहते थे। तो राजीव गौबा को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति मिली है। पूर्व कैबिनेट सचिव, ये पहले राजीव गौबा जी कैबिनेट सचिव थे, को 25 मार्च 2025 से नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। झारखंड कैडर के 1982 बैच के प्रतिष्ठित आईएएस अधिकारी थे ये, ठीक है। अगस्त 2019 से अगस्त 2024 तक भारत के शीर्ष नौकरशाह के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो मुख्य रूप से ये पहले कैबिनेट सचिव थे और अब जाके इनको नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया है। 24 मार्च 2025 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो वित्त सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नए वित्त सचिव अजय सेठ, आप देख सकते हैं ये अजय सेठ है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, वित्त का मामला है तो सेठ भी टाइटल है, तो अजय सेठ, ठीक है।
मार्च 2025 में जिम्बाब्वे से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति मिला है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री, ये वाला बी, क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष चुनी गई है। अब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसका मुख्यालय लौसने में है, स्विट्जरलैंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मुख्यालय जो है लौसने में है। इसकी स्थापना 23 जून 1984 को पेरिस, फ्रांस में हुआ था। अध्यक्ष इसके थॉमस बाच, क्रिस्टी कोवेंट्री। थॉमस बाच और क्रिस्टी कोवेंट्री इनके अध्यक्ष है। संस्थापक कौन थे? पियरे डे कोबर्टिन और डेमेस्ट्रियस विकेलस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। भारतीय बैंक संघ, सभी बैंकों के संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल कुमार गोयल को बनाया गया है। ठीक है, अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ आईबीए के मुख्य कार्यकारी सीईओ का पदभार संभालेंगे। ये हैं हमारे अतुल कुमार गोयल। नेक्स्ट, 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो सही आंसर है तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये शायद माधुरीपुरी बिच के स्थान पे इन्होंने अपनी नियुक्ति ली है। तो सेबी जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी और ये मुख्य रूप से इन्वेस्टरों का जो है, जो भी शेयर बाजार वगैरह में जो इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को सेव करता है, अर्थात उनको कोई हानि ना हो, इस तरह की चीजों को ये देखते हैं। तुहिन कांत पांडे सेबी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अर्थात ये एक प्रधान सचिव पहले से थे और दूसरे प्रधान सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया शक्तिकांत दास को। आप जानते ही होंगे शक्तिकांत दास बहुत लंबे समय तक आरबीआई के गवर्नर के पद पर रहे। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सचिव नंबर 2 नियुक्त किया गया है। तो ये देख सकते हैं शक्तिकांत दास जी को। नवंबर 2024 में जिन सीबीआई डायरेक्टर का कार्यकाल पूरा हुआ, उनके बाद जनवरी 2025 में किसे नया निदेशक नियुक्त किया गया? किसी नए को नियुक्त नहीं किया गया, उन्हीं का कार्यकाल को बढ़ाया गया, जिनका नाम है प्रवीण सूद। ठीक है, तो ये हमारे रहे प्रवीण सूद, इनको एक्सटेंशन मिला है। हाल ही में किसे भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो सीईए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है बी अनंत नागेश्वरन को। ठीक है, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। कौन है डॉक्टर नागेश्वरन? 1985 में आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से इन्होंने फाइनेंस में डॉक्टरेट की। 2 साल तक पीएम मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल में पार्ट टाइम मेंबर रह चुके हैं और अब ये मुख्य रूप से आर्थिक सलाहकार का पद इन्हें दिया गया है, बी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, ये रहे बी अनंत नागेश्वरन। जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है वी नारायणन। वी नारायणन को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आप देख सकते हैं वी नारायणन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। संस्थापक कौन है इसरो के? विक्रम साराभाई। और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। ठीक है, आगे फरवरी 2025 में किसे भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री। नए विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिश्री ने अपना कार्यभार संभाला है। आप देख सकते हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय में विक्रम मिस्त्री जी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। ठीक है, तो यह भारत सरकार के सचिव स्तर के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी होते हैं। आप देख सकते हैं विक्रम आपके जो है विक्रम मिस्त्री जी हैं और इन्होंने जी विनय मोहन क्वात्रा के स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है। ठीक है, और इन्हें आप जानते होंगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, तो ये 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मई 2025 तक की महत्वपूर्ण नियुक्तियों का एमसीक्यू मैंने लगाया और एक्सप्लेन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।